जो महिलाओं के लिए 10% आरक्षण होना चाहिए बार काउंसिल में, यूथ और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को तत्काल लागू किया जाए। और हम लोगों ने अधिवक्ताओं के मुद्दे तो एक 5,000 का स्टाइपेंड और जो 70 साल के बुजुर्ग लोग उनके पेंशन के लिए हर नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचिश्री। तो जैसा कि आप सबको पता है कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो बहुत करीब है और आपको जैसा कि पता है कि इसका नामांकन भी हो गया है। तो उसी पद के प्रत्याशी आज हमारे साथ है एडवोकेट आरिफ इकबाल जी। तो आपको बता दें, ये पूर्व में स्थायी अधिवक्ता हाई कोर्ट में भी रह चुके हैं। इसके बाद ये वर्तमान में महासचिव भी है DRT बार एसोसिएशन के। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं कि ये क्या मुद्दे लेके जाएंगे चुनाव में, किस तरह से इन्होंने तैयारी की है और क्या कमियां देख रहे हैं ये अभी बार काउंसिल में। तो इनसे ये सब चीज जानते हैं और आपको भी बताते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। तो सर, जैसे कि चुनाव बहुत नजदीक है, तो सबसे पहले सवाल हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि आप क्या मुद्दे लेके जाएंगे इस चुनाव में, क्या मुद्दे लेके जाएंगे? उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का जो चुनाव हो रहा है करीब 7 वर्षों के बाद हो रहा है जी। और हमारे जो प्रमुख 6-7 मुद्दे हैं और जिन मुद्दों के बीच में मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, पूर्वी उत्तर प्रदेश के दौरे पे गया और अपने अधिवक्ता साथियों से सबसे पहले हमारे जो 25 सदस्यों का चुनाव होता है उसमें एक भी सीट महिलाओं के लिए रिजर्व नहीं है। तो हमने 10% जो 25 में 10%, एकमात्र दरवेश यादव आगरा की थी जो चुन के आई थी, उनकी चैम्बर में दिन दहाड़े हत्या हो गई। और उत्तर प्रदेश में विगत करीब 7 सालों में 450 से अधिक अधिवक्ताओं की हत्या हो गई। कई चर्चित कांड जैसे इलाहाबाद में, प्रयागराज में मनमोहन पारक के श्रीवास्तव एक सीनियर एडवोकेट थे, उनकी हत्या हो गई। जौनपुर में, झांसी में, आगरा में, तमाम जिलों में हो गई। बार काउंसिल उत्तर प्रदेश को चाहिए था कि इन मुद्दों पे विधानसभा का घेराव करते, सरकार का घेराव करते और तत्काल जो राजस्थान, MP और झारखंड जहां एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो गया है, उत्तर प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू कराया जाता। महिलाओं के रिजर्वेशन के अलावा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट में जब बार काउंसिल अपने जो अधीनस्थ जो भी बार एसोसिएशन था उसके अध्यक्ष और सचिव, चूंकि मैं DRT बार एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी के नाते जो सुझाव मांगे गए थे कि आप इस कानून जो लागू उत्तर प्रदेश में होना है, आप कौन से संशोधन चाह रहे हैं, क्या मांग। हमने उसमें लिखा कि जो अधिवक्ताओं के ऊपर हमले या FIR जो भी हो, हमारा ट्रायल, हमारा अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट का ट्रायल 6 महीने में कंक्लूड किया जाए, नॉन वेरिएबल सेक्शन और सेशन ट्रायल। तो जब इस तरह का होगा तब उत्तर प्रदेश में जो अधिवक्ताओं के ऊपर इस तरह का लगातार जो हत्या और तमाम जो हो रहा है इस पर काफी रोक लगेगी, क्योंकि अधिवक्ता लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ प्रहरी है जी। और हम लोगों ने युवाओं के लिए जो मांग किया कि जो एडवोकेट, उससे जो नया अधिवक्ता आता है 5 साल तक के लिए उसको कोई व्यवस्था नहीं रहती, तो एक 5,000 का स्टाइपेंड और जो 70 साल के बुजुर्ग लोग उनके पेंशन के लिए हर जिले और कचहरी में, तहसीलों में एक बार काउंसिल का काउंटर हो जाए कि जो बार काउंसिल के लिए पूरे उत्तर प्रदेश से लोग इलाहाबाद, प्रयागराज आते हैं अपने छोटे छोटे कामों के लिए, छोटे से माइनर काम के लिए, उनको वो सुविधा वहीं जिले में काउंटर हो और वहीं खुल जाए तो यहाँ आके अपना जमा कर दे, वहां से इनको हम डिस्पैच कर दे। तो ये 4-5 मुद्दों के अलावा हम लोगों ने सारे इश्यूज पे, और एक जो सबसे बड़ा अहम मुद्दा है आपके चैनल और इसके माध्यम से बताना चाहूंगा कि 7 सालों से इससे पिछले भी हम लोग 2 इश्यूज पे कि विधान परिषद और राज्यसभा में अधिवक्ता कोटा नहीं है। खेल कूद का कोटा है, कल्याण का खेल कूद का कोटा है, साहित्य कला अकादमी से 238 जब पॉलिटिकल पार्टियों से राज्यसभा में चुने जाते, 12 लोग इन क्षेत्रों से चुने जाते, लेकिन अधिवक्ताओं का एक कोटा नहीं है, ना विधान परिषद में ना राज्यसभा में। तो हम मांग करते हैं कि 2-2 हमारी अगर सीटें रिजर्व हो जाए तो कम से कम सरकार के सामने हम मजबूती से अपनी बातों को उठा सकेंगे, हमारी मांगों को विचार किया जाएगा, हमारी मांगों को लागू किया जाएगा। और जब विधान परिषद और राज्यसभा में हम, चूंकि उच्च सदन होता है, वहां हमारी जब आवाज उठाने वाला हमारे बीच का एक प्रतिनिधि होगा तो वो हमारी मांगों को, हमें उम्मीद है कि मान लिया जाएगा। हमारा जो एडवोकेट प्रोटेक्शन है, पेंशन है, तमाम जो बीमा योजना है और हमारी जो अधिवक्ता न्यायिक परिषद का जो 5 लाख रुपया 5500 जमा करने के बाद 25, उसको करीब फंड को 25 लाख रुपया करने की इसकी भी मांग चली कि इसको भी फंड को बढ़ाया जाए। आकस्मिक मृत्यु पे बार काउंसिल से 5 लाख रुपया देने की मांग चल रही। तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग अधिवक्ताओं के बीच में गए हैं। और जो सबसे एक और जरूरी मुद्दा है, बार काउंसिल मॉडर्न बायलॉ से जहां निचली बार एसोसिएशन में चुनाव होता है वहां इंटरफेयर नहीं करेगा। तो सर, ऐसे ही कुछ अधिवक्ता देखे जाते हैं कि वो अपने प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ भी जाके काम करते, तो आप इस मुद्दे पे आप क्या कहना चाहते हैं? इस पे लखनऊ बेंच में ऑनरेबल जस्टिस
संगीता चंद्रा जी का एक जजमेंट ऑलरेडी आ चुका है कि जो आपने भी उठाया कि इथिक्स के अगेंस्ट जाके, तो जो 5-6 बजे के बाद एक लखनऊ में कांड हुआ था, तो उस पर सू मोटो पे लखनऊ बेंच के ऑनरेबल संगीता चंद्रा जी ने संज्ञान लेके एक ऑर्डर पास कर चुका। और बार काउंसिल AIB ने एक स्क्रूटनी करीब 5-7 सालों से COP लागू किया और 5 वोट देने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में लागू है कि 5 मुकदमा लड़ने के लिए 5 मुकदमा, 5-5 3 साल तक के मेंबरों को। अब आपका केस होना चाहिए, तब आप वोटर होंगे, और प्रत्याशी बनने के लिए भी केस का क्राइटेरिया होना चाहिए। और COP लागू हो चुका, इससे करीब 80% सफाई हो चुकी है। जो प्योर प्रैक्टिस में है, प्रोफेशन में, वही चुनाव लड़ेगा, वही वोट डालेगा। और इलाहाबाद और तमाम जगहों पे अब एडवोकेट प्योर 90% करीब वो हो चुका है जी। तो जैसा कि ये जो चुनाव है बार काउंसिल का, वो पूरे उत्तर प्रदेश का है, काफी बड़ा चुनाव है। तो ये बताइए कि आरिफ इकबाल जी अपने आप को किस तरह से मजबूत मानते हैं और अधिवक्ताओं से? उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के चुनाव में हमने पूरे उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं का काम भी किया है, और बीच बीच में चाहे हापुड़ कांड हो, चाहे तमाम अधिवक्ताओं का, हम DRT बार एसोसिएशन के नाते, महासचिव के नाते, हम लोगों ने अपनी बार में हड़ताल के अलावा तमाम मुद्दों पे हम लोगों ने चिट्ठियां भी लिखा कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को तत्काल लागू किया जाए। और हम लोगों ने अधिवक्ताओं के मुद्दे पे जो टोल फ्री बहुत हमने सड़क परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी को भी चिट्ठी लिखा था कि हमारा मुकदमे में अगर हम जा रहे हो, कहीं लखनऊ जा रहे हो, दिल्ली जा रहे हो, तो हमारे टोल को फ्री किया जाए, टोल हमको समाप्त किया जाए। तो हम 7 साल अपने संघर्ष के बुनियाद पे हम पूरे उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं के बीच में रहे हैं। हमने सिर्फ प्रैक्टिस के अलावा उनको जो भी अधिवक्ता विजिट करके मुकदमे, नए मुकदमे ले आए, जूनियर लेके आए, हमने उनकी मदद करने का कोई फीस नहीं ली, फ्री ऑफ कॉस्ट हमने उनकी बहस की। और अधिवक्ताओं से लेकर तमाम पूरे उत्तर प्रदेश में, चाहे DRT का मैटर रहा हो, हाईकोर्ट का मैटर रहा हो, बोर्ड का मैटर रहा हो, ट्रिब्यूनल्स के मैटर रहा हो, सारे मुद्दों पे हम लोगों ने उनकी मदद की। पूरे उत्तर प्रदेश का अधिवक्ता हर तबका मेरे साथ है। जहां मेरे नॉमिनेशन में जब पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश से एक अधिवक्ताओं की बहुत बड़ी तादाद मेरे नॉमिनेशन में उसी दिन साबित हो गया कि हम लोग चुनाव जीतने की कगार पे हैं। तो सर ये बताइए कि अधिवक्ताओं के जो स्वास्थ्य बीमा होती है या उनके जो पेंशन का है, तो उस पर आपकी क्या राय है? आप किस तरह से इसको सोचते हैं? इस पे आप किस तरह से काम करेंगे? इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो लागू है कि जो लगातार 3 साल तक 5-5 मुकदमे, उनको बार एसोसिएशन 5 लाख रुपया आकस्मिक मृत्यु पर देता, और मेडिकल 2 लाख रुपए की फैसिलिटी है। तो ये फैसिलिटी बार काउंसिल से भी हम लोग कोशिश करेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट की तर्ज पे उसको लागू कराने के लिए। जी। तो जैसे कि अभी जो देश है वो आगे बढ़ रहा है, हर चीज E-फाइलिंग हो रही है, सब कुछ डिजिटल हो रहा है। तो ये बताइए कि आप इसका कितना सपोर्ट करते हैं? जैसे कि E-फाइलिंग हो जाए या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो होता है, तो इस पे आप किस तरह से अपना? ऑनलाइन और फिजिकल दोनों का ऑप्शन होना चाहिए। और चूंकि ऑनलाइन सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन पे तमाम अदालतों को E-फाइलिंग को चूंकि समय बचाने के लिए, कागजों की बचत के लिए, ऑनलाइन से कभी कभी दिक्कत ये होती है कि कनेक्टिविटी की वजह से एडवोकेट जुड़ नहीं पाता, या ऑनलाइन इंटरव्यू में कनेक्टिविटी से जुड़ नहीं पाता, तो उस वजह से उनका ऑनलाइन कनेक्टिविटी के नाम से मुकदमे डिस्मिस इन डिफॉल्ट खारिज कर दिए जाते हैं अदालतों से। तो फिजिकल और ऑनलाइन दोनों की सुविधा होनी चाहिए। तो सर जैसे कि नामांकन हो गया है अब, तो आप ये बता दीजिए हाईलाइटेड ऐसे 5 मुद्दे बता दीजिए कि हाँ, इस पे आप, अगर आप निर्वाचित हो जाते तो इस पे आप काम करेंगे। हमारे 5 प्रमुख मुद्दे हैं कि जो महिलाओं के लिए 10% आरक्षण होना चाहिए बार काउंसिल में, युवा और बुजुर्ग अधिवक्ताओं के लिए स्टाइपेंड और पेंशन की व्यवस्था हो, और बार काउंसिल से इलाहाबाद हाईकोर्ट की तर्ज पे आकस्मिक मृत्यु मेडिकल क्लेम 2 लाख से जो 5 लाख रुपए आकस्मिक मृत्यु मेडिकल पे 2 लाख फैसिलिटी लागू कराने का काम करेंगे। और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को सरकार से हम लोग मांग करके लड़के विधानसभा लोग पास करा के उत्तर प्रदेश में, और बीमा पेंशन के जो बजट को, जो भी हमारे अधिवक्ता कल्याण में बजट है, उसको सरकार से मांग करके लड़के हम लोग उसको बढ़ाने का काम करेंगे। तो सर ऐसे अक्सर ऐसे देखने को मिलता है कि जो जजों की जो नियुक्ति होती है, इस पे बार काउंसिल की राय नहीं ली जाती, तो आप इसके कितने पक्ष में हैं इस चीज के? बार काउंसिल की राय, आपको ये गलतफहमी होगी, बार काउंसिल की राय और बार से ही हमारे एडवोकेट कोटे से 70% कोटा जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में माननीय न्यायमूर्ति के पद पर जाते हैं और हिंदुस्तान के बड़े बड़े पदों पर रिटायर होने के बाद जाते हैं। तो बार काउंसिल और बार से ही आपने देखा होगा, जब और माननीय न्यायमूर्ति का बायोडाटा जब निकलता है तो उसमें सोर्स लिखा रहता है। तो बार का मतलब बार काउंसिल से रजिस्टर्ड होकर फिर हम जहाँ प्रैक्टिस करते हैं वहां की बार का मेंबर मैंडेटरी है, और
तो बाहर से ही सोर्स के माध्यम, सोर्स लिखा था, जो सर्विस आते हैं जैसे 30% उनका कोटा, 70% एडवोकेट का कोटा हाई कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में मैक्सिमम एडवोकेट से ही बनते हैं। तो बार का बहुत बड़ा रोल है। तो इस बात तो गलत है कि बार का राय नहीं ली जाती। बार से ही नाम चुन के वहां पे कोलिजियम से नाम सुप्रीम कोर्ट जाता है, सुप्रीम हाई कोर्ट कोलिजियम पास करके सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट से गवर्नमेंट पर वेरिफिकेशन के बाद नाम कंफर्म होने के बाद माननीय न्यायमूर्ति की शपथ लेते हैं। तो हमारे ही बीच में से चुन के जाते हैं लोग जो प्रैक्टिस किए रहते हैं कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद। तो सर लास्ट में मेरा यही क्वेश्चन रहेगा कि आप अधिवक्ताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? अधिवक्ताओं से हम अपील करेंगे कि आगामी जो 16 जनवरी से पूरे उत्तर प्रदेश में 31 तक जो मतदान होना, बार काउंसिल का प्रथम वरीयता का वोट अगर आपने हमें दिया और हमें चुन के भेजा, तो 5 सालों में हम लोग बार काउंसिल में आपके बीच में जो हमने अभी आपके चैनल और उसमें यूट्यूब जो भी हमने अपील की, जो भी बताया, उस पर हम लोग लागू कराने का काम करेंगे। सरकार से प्रयास करके लड़ के, और हर मुद्दे पर हम आपके साथ रहेंगे, और किसी भी इश्यूज पे आप हमें कहीं से कमजोर नहीं पाएंगे। जो भी हमने आपके बीच में बोला है, क्योंकि इसके पहले हम लोग DRT बार में महासचिव होने के नाते तमाम आंदोलनों पर हम लोगों ने हड़ताल और जो भी काम किया, तब हमें एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो हम बार काउंसिल स्तर पर पूरे यूपी के अधिवक्ताओं के एक्ट के प्रोटेक्शन एक्ट के अलावा तमाम जो यूथ और बुजुर्ग या महिलाओं का कोटा नहीं, उनको लागू कराने का, चूंकि महिलाओं का बार एसोसिएशन में 1 सीट रिजर्व है, तो यहाँ भी 2 सीट रिजर्व होनी चाहिए कि महिला चुन के, तो वो अपनी आवाज को, महिलाओं के संबंधी जो बार काउंसिल में एक स्टेट लेवल के प्लेटफॉर्म पे वो अपनी आवाज को उठाने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा उनको। हम इन इश्यूज पे महिलाओं का भागीदारी नगण्य है। अभी तक हमारी नॉलेज में एक महिला सिर्फ दरवेश यादव चुन के आई थी। आज तक कोई महिला हमारे नॉलेज में नहीं कि चुन के आई। पूर्व में आजादी के आसपास कोई चुना गया होगा, लेकिन 20-25 सालों 30 सालों में कोई महिला, और महिलाओं की आधी आबादी आधी हिस्सेदारी होती, तो महिला और यूथ का हम लोग काम करने का प्रयास करेंगे। इसी अपील के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, अभी हमारे साथ एडवोकेट आरिफ इकबाल जी थे, उनसे हमने बार काउंसिल चुनाव के ऊपर बातचीत की। उन्होंने जैसे कि अपने बहुत सारे मुद्दे रखे, जैसे कि महिलाओं के लिए उन्होंने मुद्दे रखे कि उनकी जो सीट आरक्षित नहीं है उस पर उन्होंने मुद्दे रखे, फिर यूथ के लिए और जो अधिवक्ताओं के पेंशन के लिए, तो बहुत सारे इन्होंने मुद्दे रखे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है अगर अधिवक्ता उनको निर्वाचित करते हैं, उनको वोट देके जिताते हैं और बार काउंसिल के सदस्य उनको बनाते हैं, तो ये अपने जो भी मुद्दे उन्होंने रखे हैं उस पर वो काम करेंगे और 5 सालों में बहुत सारी चीज देखने को मिलेगी। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। तो चलिए ऐसी खबरों के साथ बने रहने के लिए आप हमारा MT टॉक्स को फॉलो करते रहिए। मैं सुश्री वीरेंद्र शर्मा के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।